प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आप लोगों से विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 40 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर और बीकानेर के उन भागों में कौन से प्रकार की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं BWHW की, किसकी बात करूंगा मैं? BWHW की प्राप्त करूं तो ये अपने राजस्थान में अपने पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? अब मैंने आपको 50 बार तो बता दिया होगा कि चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो उसमें गांधी सागर हैं, राणा प्रताप सागर हैं, कोटा बैराज है। बट अगर मैं बात करूँ रामगढ़ की, तो रामगढ़ बांध आपके चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चतुश्रेणी एग्ज़ाम नहीं, कुछ अलग ही लेवल होगा इसका, क्योंकि अपने 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं BSHW प्रकार की जलवायु की, तो आपके कौन कौन से ज़िलों में? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, ठीक है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन जिलों में आपके BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं चुलिया जलप्रपात के नीचे की, तो आपका एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है क्या? राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। आपको स्थान की मैं बात करूं तो रावत भाटा, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? ये आपके चित्तौड़ में पड़ता है। कहां पर? चित्तौड़ में। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? अगर मैं होगा नहीं होता है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस क्षेत्र की, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो अपने राजस्थान में IGNP का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिंचाई के लाभ की, तो आपको प्राप्त होगा 19.65 लाख हेक्टेयर को। कितने को? 19.65 लाख हेक्टेयर को। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान सरकार ने तो जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? 2023 में की। कब की? 2023 में की। ये केवल यहाँ पर प्रावधान है अभी, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति
कब से प्रभाव में आई? राजस्थान हरित हाइड्रोजन जो नीति है ये भी आप लोग 2023 में क्या आई? आपके प्रभाव में आई, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोजा भाकर, मैंने 50 बार आपको बता दिया कि रोजा भाकर जो शिखर हैं वो अपने राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। ये आपका राइट आंसर होगा। कौन से ज़िले में? जालोर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जालोर ज़िले में एक शिखर स्थित है, उसका नाम है रोजा भाकर, जो कि आप लोगों से लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा बिल्कुल 100% जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेंड में है इस प्रकार के प्रश्न। तो ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम में जमाने हैं। तो इसमें ऑप्शन में मैं बात करूं आप लोगों से, तो जगरा क्या है? ऊंची है। उसके बाद में रघुनाथगढ़ हैं, फिर सज्जनगढ़ हैं, फिर लीलागढ़ है। अब इस प्रकार के रेडीमेड क्वेश्चन छपते हैं तो कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले लगाते हैं हम जगरा, ठीक है। उसके बाद में करते हैं हम क्या? भगवान श्री राम की पूजा। और पूजा कौन करते हैं? सज्जन आदमी करते हैं, सज्जन आदमी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं? आप लीले घोड़े पे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र की, तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। इसमें आते हैं जैसलमेर हो गया, आपके बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया। जो पश्चिमी क्षेत्र है ना राजस्थान के, वहाँ पर सबसे कम क्या होती हैं? बरसात होती हैं, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? अब आप लोगों से पूछा है, ये नहीं पूछा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, आपसे पूछा है परिवर्तिता। परिवर्तिता का मतलब है सर्वाधिक वर्षा में जो परिवर्तन है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सुदूर जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर। ये प्रकार के प्रश्न भी बार बार एग्जाम में छपते जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में, तो आपके इस प्रकार की जलवायु कौन सी? BSKW जलवायु अपने राजस्थान में, तो इसका नामो निशान भी नहीं है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। अब इनका पर्पज है आपको याद होए कि राजस्थान में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। इसके अलावा आपके एक और हो जाएगी BSHW, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो क्या है? उसमें नांगल जो बांध हैं वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? अब भाखड़ा नांगल परियोजना की मैं बात करूँ, उसमें आपके नांगल जो बांध हैं वो आपके सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आपके सतलज नदी पर बहुत ही भयंकर पानी आने के कारण जो है आजकल में पंजाब में जो है वो बिल्कुल ही पानी हो चुका है। लोग क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है राजस्थान की कितनी प्रतिशत क्या है हिस्सेदारी है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं भाखड़ा नांगल परियोजना की, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। कितनी? 15.2% अपने राजस्थान की हिस्सेदारी है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का
कि करक रेखा, कौन सी रेखा, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। अब आपको कमेंट में बताना है कि करक रेखा जो है वो अपने राजस्थान में जो है किस दिन जो है उस समय सीधा जो है सूर्य चमकता है राजस्थान में। अब देखो मैं आपको बताऊं सीधा कब चमकेगा, जब सूरज क्या होगा, करक रेखा पर होगा। अब आपको वह तारीख बतानी है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कमेंट में बताना जल्दी। करक रेखा की मैं आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान में जो करक रेखा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो है उससे होकर गुजरती है, ठीक है। और जो है करक रेखा पर सूर्य सीधा भी इन्हीं दो जिलों में चमकता है, यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं करक रेखा की तो राज्य के कौन से ज़िले से आपके, तो बांसवाड़ा ज़िले से होकर गुजरती है। कौन से ज़िले से, बांसवाड़ा ज़िले से होकर गुजरती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, उसमें से बांसवाड़ा में बहती है 25 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न, अब ध्यान से देखो प्रश्न को, प्रश्न है आप लोगों का, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। अब आप लोगों से पूछा है कि बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है तो आपका होगा कौन सा, इंसेलबर्ग। कौन सा होगा, इंसेलबर्ग। अगर मैं आप लोगों से इंसेलबर्ग की बात करूं तो ये क्या है, आपके ग्रेनाइट से निर्मित, ग्रेनाइट से निर्मित जो है वो आपके आबू पर्वतखंड है। क्या है, ग्रेनाइट से निर्मित आबू पर्वतखंड है क्या, इंसेलबर्ग। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अब देखो प्रश्न को, क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन से तारा बालू का स्तूप, तो आपके मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर कहाँ तक, सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर तक क्या होते हैं, तारागढ़ जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। मतलब सॉरी, इन दोनों जिलों में, इन दोनों जो है स्थानों पर आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके एक और स्थान है पोखरण, वहाँ पर भी तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, अरावली का जो है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो कौन से ज़िले में है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अरावली की तो सर्वाधिक जो ऊंचाई है आपके सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सिरोही में है। अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि सिरोही में भी अगर आपका कौन सा स्थान होगा तो आपकी सिरोही में माउंट आबू, कौन सा स्थान होगा, माउंट आबू है, सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ क्या है, शहर है। और जो है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी इसी पर स्थित है, सिरोही में। अगर मैं बात करूं उसका नाम क्या है तो आपका होगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी होगी, 1722 मीटर। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र की तो आपके सबसे कम होगा कौन से स्थान पर, अजमेर में। कौन से स्थान पर होगा, ऑप्शन के हिसाब से अजमेर में होगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से ज़िले में है तो आपका विस्तार है कौन से ज़िले में, उदयपुर में। कौन से ज़िले में है, उदयपुर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से ज़िले में है आपके, तो सिरोही में है। और जो न्यूनतम विस्तार कौन से ज़िले में है, अजमेर में है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अरावली प्रदेश की तो उसका भाग नहीं है आपके विंध्यनखंड। कौन सा खंड, विंध्यनखंड आपके अरावली का भाग नहीं है, बल्कि किसका भाग है, आपके विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। और आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान के सर्वोच्च पठार की तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा पठार, उड़िया का पठार। अगर मैं ये बात करूं उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है तो उड़िया का पठार जो आपके माउंट आबू सब जानते हैं, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में क्या है आपके, उसके पास में है गुरु शिखर। गुरु शिखर की अगर मैं बात करूं, गुरु शिखर के जस्ट नीचे स्थित है कौन सा पठार, आपके उड़िया का पठार, ठीक है, उड़िया का पठार। अब उड़िया का पठार की आप लोगों से मैं बात करूं इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1360 फीट, फीट में याद रख लेना है आपको, मीटर नहीं गिनना है, ठीक है।
उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 फीट। अगर कभी आपसे पूछे कि उड़िया के पठार की मीटर में क्या है, तो आपका मीटर में होगी कितनी, 160 मीटर। कितनी होगी, 160 मीटर होगी। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर, ठीक है, कहाँ से, माउंट आबू से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। अभी मैंने सारी की डेफिनेशन आपको बताई कि माउंट आबू के पास में गुरु शिखर के नीचे एक पठार स्थित है, उसका नाम है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके 1360 फीट। अगर मैं मीटर में भी बात करूँ तो आपकी होगी कितनी, 160 मीटर। कितनी होगी, 160 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरा घाट एवं शिवपुर घाट है वह स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सुरा घाट और शिवपुर घाट की, तो आपका स्थित है कहाँ पर, मध्य अरावली में। कहाँ पर स्थित है, मध्य अरावली में स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन सा ऑप्शन, तो आप लोगों से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न ध्यान से देख लेना, प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखो। परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है। अब इन सभी का संबंध है आपके किससे, दर्रा से। किससे संबंध होगा, दर्रा से आपका संबंध होगा। और आपका कौन सा ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अब प्रश्न को ध्यान से देखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं रेतीली बलुई दोमट मिट्टी के प्रसार की, तो आपके कौन से भाग में कितना होगा, तो आपके पश्चिमी भाग राजस्थान में होगा 2/3। कितना होगा राजस्थान में आपके, तो 2/3 होगा, ठीक है। चलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अब प्रश्न को ध्यान से देखो, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि संगणक में पूछा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक लवणीय पदार्थ। क्या है ये, लवणीय। लवणीय को हम इन सभी के नाम से जानते हैं, जो लवणीय मृदा होती है उसको। अब आपका देखो ध्यान से, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं इस क्लास को, कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं चंबल भूमि की, जो चंबल बेसिन है उसकी खंड भूमि की, तो उसको कहा जाता है हम अवनालिकाएँ। क्या कहते हैं इसको, अवनालिकाएँ कहते हैं। और इससे जो निर्मित क्षेत्र है उसको बीहड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या, अब ये देखो ये प्रश्न बार बार वर्तमान में पूछा जा रहा है। रेंगती मृत्यु, आपसे ऐसे भी बोला जाता है रेंगती मृत्यु क्या है, तो आपके रेंगती मृत्यु होगी क्या, मृदा अपरदन। क्या होगी, मृदा अपरदन होगी। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि आधी खारी आधी मीठी, ध्यान से देखो, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है। तो आधी खारी जो आधी मीठी है वो आपके कहलाएगी कौन सी नदी, लूणी नदी। कौन सी नदी होगी, लूणी नदी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लूणी नदी है वो बालोतरा के बाद में, कहाँ से, बालोतरा के बाद में आपके क्या हो जाती हैं, खारी हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लूणी नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपके नाग पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मैं बात करूं नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो आपके अजमेर जो ज़िला है वहाँ पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न को, प्रश्न है आपका, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में क्या होता है, खारा। अब मैंने अभी आपको बताया कौन से स्थान तक, तो बालोतरा तक। कौन से स्थान तक, बालोतरा तक। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न ध्यान से देखो, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। अब चंबल नदी के हम प्राचीन नाम की बात करें तो उसका प्राचीन नाम है चर्मणवती। क्या है? चर्मणवती। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। चंबल नदी को और हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बारहमासी नदी। क्या कहते हैं? बारहमासी नदी। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी। बेड़च, मोरेल, कोठारी, खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? अगर मैं इन सभी की बात करूं आपके, तो कौन सी नदी की? तो बनास की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की? बनास की सहायक नदियां हैं। अब बनास की भी अगर मैं बात करूं तो बनास को क्या कहते हैं हम? बनास को क्या कहते हैं? या हम कहते हैं इसको क्या? वर्णआशा। क्या कहते हैं बनास को? वर्णआशा। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वर्णआशा किस नदी का नाम है? बनास का। वर्णआशा बोल दो या फिर वन की आशा, दोनों एक ही है। ये किसका नाम है? बनास का नाम है। बनास नदी पर एक डैम बना हुआ है, बार बार पूछा जाता है, बिसलपुर डैम। कौन सा डैम? बिसलपुर डैम। और ये बिसलपुर डैम कौन से ज़िले में स्थित है आपके? तो टोंक ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? टोंक ज़िले में स्थित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बनास की मैं बात करूँ आपके, तो ये आगे जाकर चंबल में मिलती है, इसलिए क्या है? चंबल की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो बनास से दाएं किनारे की आप लोगों से मैं बात करूं तो एक नदी नहीं मिलती है, उसका नाम है क्या? सोडरा। कौन सी नदी? सोडरा नदी आपके दाएं किनारे से नहीं मिलती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। आप लोगों से मैं बात करूँ कोठारी नदी की, तो इसका उद्गम होता है आपके दिवेर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि दिवेर की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके एक ज़िला है, उसका नाम है राजसमंद। बिनास नाम का शहर वाला ज़िला है राजसमंद, वहाँ से एक नदी का उद्गम होता है कोठारी नदी। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ियों से। मैं बात करूँ कोठारी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आपके एक नदी होगी, उसका नाम है बनास। और बनास की सहायक नदी है कौन? कोठारी। और बनास भी किसकी सहायक नदी है? आपके चंबल की। ये मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता दी। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये मैंने अभी बात की आपके चंबल नदी। चंबल जो नदी है वो आपके राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। 25 शिलालेख स्थित है संगमरमर के, तो आपके वो झील कौन सी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा कौन सी झील? राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील होगी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर क्या है? एक स्थान है, उसका नाम है नौ चौकी स्थान। क्या है? नौ चौकी स्थान। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति क्या है? अंकित है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखो, नौ चौकी बांध, नौ चौकी स्थान भी है, बांध भी है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है कौन सी झील? राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति क्या है? बनी हुई है। ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, ये थे आपके आज के 39 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता के जाना। अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।